हेलो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। हमने अभी चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन और एमसीक्यूज को डन कर लिया है। आज के लेक्चर से हम इस मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसके लेक्चर 1 को मतलब पार्ट 1 को डील करने वाले हैं, जिसमें स्पेसिफिकली हम टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है, प्योर मैटर क्या होता है, इम्प्योर मैटर क्या होता है, फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में थोड़ा बहुत, और वो टाइप्स ऑफ मैटर जो है ना उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डील करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 1 ऑफ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। सबसे पहला, मैटर अराउंड अस इज ऑफ 2 टाइप्स। हमारे जो चारों तरफ मैटर मिलता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरे होते हैं मिक्सचर्स। इन मिक्सचर्स को हम इम्प्योर सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं। इम्प्योर केमिस्ट्री के टर्म्स में प्योर और इम्प्योर होना एक थोड़ा सा अलग चीज होती है। प्योर का मतलब होता है मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ओके, इफ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो प्योर का मतलब क्या है? मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अब वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एक ही तरह के पार्टिकल से बनने वाले जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम प्योर बोलते हैं। वहीं पे मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो ये गंदे या ऐसे नहीं होता। इम्प्योर का मतलब ये है कि दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सो ये है 2 तरह के हमारे सब्सटेंसेस, प्योर एंड मिक्सचर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं जिसमें एक ही तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो? हमने वर्ड यूज किया है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स परफेक्ट वर्ड होता है यूज करने के लिए। अब वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेचर ऑफ मैटर के बेसिस पे, तो ये जो प्योर मैटर होता है ये 2 तरह के होते हैं, आइदर एलिमेंट्स और दे आर कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स, है ना। सो जैसे सबसे पहले हम बात करें अगर एलिमेंट की, तो ये जो एलिमेंट है ये एक प्योर मैटर है एंड इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। सिर्फ एक ही तरह के एटम से बनता है। तो हम यहां शॉर्ट में लिख देते हैं मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। ये एक ही तरह के एटम से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये एलिमेंट है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सब्सटेंसेस सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम्स से मिलकर बने। एक एटम से नहीं, एक ही तरह के एटम्स। ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, हजारों लाखों इनफाइनाइट एटम्स हो सकते हैं, बट वो होंगे सब एक ही टाइप के। ओके, सो दैट इज नोन एज एन एलिमेंट। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, विच इज कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड बना हुआ होता है एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स का, बट इसमें एटम्स अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव H2O, वी हैव CO2, वी हैव NH3, CH4, C6H12O6। अब आप एक चीज देखिए, यहां पे ये सारे कंपाउंड्स हैं, है ना, ये सारे कंपाउंड्स हैं। दैट मीन्स व्हाट इज अ कंपाउंड? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। यहां पे 2 या 2 से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा एटम्स नहीं, नंबर में नहीं, हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। लाइक यहां पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये अलग अलग तरह के एटम्स जो हैं वो मिले हुए हैं। दे आर कंबाइंड, वो भी कैसे? केमिकली कंबाइंड है फिक्स्ड प्रपोर्शन में।
एक फिक्स्ड प्रपोर्शन है कि भाई 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके ही वाटर बनाएगा, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलके ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलके ही अमोनिया बनाएगा, ये अमोनिया है। ओके फिर 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलके ही मीथेन बनाएंगे, दिस इज मीथेन। और ये लास्ट जो है ना, ये ग्लूकोज है। तो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलके ही ग्लूकोज बनाएंगे। तो फिक्स्ड नंबर होता है, ये फिक्स्ड नंबर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एटम्स फिक्स्ड नंबर में प्रेजेंट है, इन्हें कंपाउंड्स बोलते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड? दे बोथ आर प्योर, बट एलिमेंट में सेम टाइप के एटम्स मिलते हैं, कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मिलते हैं, कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। ओके सो आई होप ये आपको यहां पे क्लियर हुआ होगा। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी आर ऑल एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स हैं। चलो अब कंपाउंड्स के एग्जांपल्स देखें। वाटर, अल्कोहल, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड कॉमन नहीं है, कार्बन डाइसल्फाइड, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, कैम्फर, नैफ्थलीन एटसेट्रा, ये सब आपके कंपाउंड्स हैं क्योंकि ये एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। और ये सारे प्योर हैं, ये भी प्योर सब्सटेंसेस हैं, ये भी प्योर है। ये एक टाइप के एटम्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। अभी मिक्सचर्स की तो बात ही नहीं हुई है, वो बाद में आएगा। ओके फिर नेक्स्ट, these particles are similar to one another and cannot be separated into simple particles by any physical process। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खास बात ये होती है प्योर सब्सटेंसेस की कि आप इनको सिंपल फिजिकल प्रोसेस से है ना अलग नहीं कर सकते। मैं घर पे बैठे पानी को है ना ऐसे पकड़ पकड़ के तोड़ नहीं सकता हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, या मैं हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकता। क्यों? ये फिजिकल प्रोसेस है। हैंड से ब्रेक कर देना या इवेपोरेशन करा देना, फिल्ट्रेशन करा देना, विनोइंग करा लेना, सेडिमेंटेशन करा लेना, ये सब फिजिकल प्रोसेस है। आप फिजिकल प्रोसेस से इनको अलग नहीं कर सकते ऐसे, है ना। इनके एटम्स को आप ऐसे अलग नहीं कर सकते, और उनको अलग करके क्या करोगे, वो तो सेम ही टाइप के हैं। और इनके एटम्स को भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनको आप ऐसे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। कर सकते हो मगर फिर केमिकल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये एक अच्छा पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अब एक मिक्सचर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स मिलते हैं और उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं होता। अगर मुझे सिंपली नमक को पानी में डालना है तो मैं 1 चम्मच नमक डाल दूं, 2 चम्मच नमक डाल दूं, 3 चम्मच नमक डाल दूं, पूरा का पूरा पैकेट डाल दूं पानी में, वो रहेगा मिक्सचर। पहला वाला 1 चम्मच वाला भी मिक्सचर है, 2 चम्मच वाला भी मिक्सचर है, 3 चम्मच वाला भी मिक्सचर है, 1 पैकेट वाला भी मिक्सचर है। तो मिक्सचर में कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता कि भाई हम 2 चम्मच नमक डालें, 2 ml पानी डालें तभी भी ही मिक्सचर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम घरों में भी मिक्सचर खाते हैं, वो नमकीन, उसमें सेव भी मिलते हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी मिलते हैं, कभी कभी किशमिश भी डली होती है, दाल मोठ डली होती है, और उसमें गाठिया डला होता है, बेसन की और भी तरह तरह की चीजें होती हैं जिनको रैंडमली मिक्स कर दिया है उठा के, चाहो तो आप उन्हें अलग भी कर सकते हो, तो वो मिक्सचर है एक। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। They are obtained by mixing 2 or more pure substances। आप केमिकल्स, मतलब जब भी आप मिक्सचर बनाना चाहते हो तो आप 2 या 2 से ज्यादा प्योर चीजों को भी मिला के मिक्सचर बना सकते हो। जैसे हमारे चारों तरफ जो ये हवा है, एयर, ये मिक्सचर है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, थोड़ी बहुत मीथेन प्रेजेंट है, थोड़ा सा वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, हीलियम गैस प्रेजेंट है, आर्गन गैस प्रेजेंट है, एटसेट्रा। ये प्योर है, ये प्योर है, ये प्योर है, ये सब अपने इंडिविजुअली प्योर है। बट जब इतने सारे प्योर सब्सटेंसेस को आपने मिला दिया और एयर बना दी, तो एयर इज नॉट प्योर, इट इज अ मिक्सचर, ठीक है। ये मिक्सचर है। तो मिक्सचर कैसे बनता है? जब 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आप साथ में मिला देते हो। आप नमक और पानी मिला दो, मिक्सचर, शक्कर पानी मिला दो, मिक्सचर, नमक और शक्कर को साथ में मिला दो, मिक्सचर, रेत और पानी को मिला दो, मिक्सचर, सॉइल और पानी को मिला दो, ये सब मिक्सचर है, तेल को और पानी को मिला दो, ठीक है, और आपने अल्कोहल और पानी को मिला दिया, ये सारे मिक्सचर्स हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आप इनके कंपोनेंट्स को आराम से फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। नमक और पानी को मिला रखा है,
आप उसे हीट कर दो, पानी उड़ जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। शक्कर और पानी को मिला रखा है, हीट कर दो, पानी उड़ जाएगा, शक्कर नीचे रह जाएगी। अगर आपने नमक और शक्कर को मिक्स करके रखा है, शक्कर के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, नमक के थोड़े छोटे होते हैं, छान दो, नमक नीचे चला जाएगा, शक्कर ऊपर रह जाएगी। तो सीविंग की प्रोसेस भी यूज हो सकती है। उसके बाद अगर ऑयल और वाटर साथ में मिक्स हो गया है तो ऑयल अलग लेयर बना लेता है, वाटर अलग लेयर बना लेता है। थोड़ा सा टिल्ट करके ग्लास से ऑयल को निकाल दो, वाटर वहीं रह जाएगा। ठीक है, सो ये फिजिकल मेथड से आप आराम से मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो, मगर प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अ मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, दैट इज डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स नहीं होता। मैंने जैसे कि आपको बताया था, 2 चम्मच नमक डालो, 4 चम्मच नमक डालो, 6 चम्मच नमक डालो, या पूरा पैकेट डाल दो, मिक्सचर तो मिक्सचर रहेगा, और वो सारे मिक्सचर्स होंगे। ठीक है, आगे उनका कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता। देखो आप, अभी तक मैंने मिक्सचर का फॉर्मूला, एयर का आप कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकते। आप उसमें एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, आप उनका फॉर्मूला लिख सकते हो, बट आप एयर का ऐसे फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं लिखते कि एयर का भाई फॉर्मूला ये XYZ है। क्यों? क्योंकि मिक्सचर्स का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर का कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता। इन चीजों के बारे में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अब सबसे पहले मैटर, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, प्योर और मिक्सचर 2 चीज में डिवाइडेड है। उसके बाद अब हम प्योर और इनके टाइप्स देखते हैं। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस में होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर्स में 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। मैं यहां पे आपको थोड़ा एग्जांपल इसका बता देता हूं। देखिए, एलिमेंट्स में वी हैव मेटल्स, वी हैव नॉन मेटल्स एंड वी हैव मेटलॉइड्स, और ये चीजें हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। ओके, तो एलिमेंट मेटल भी होता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। नॉन मेटल हो सकता है सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, और मेटलॉइड्स हो सकते हैं सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब मेटलॉइड्स हैं। तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? वी से दैट वी हैव 118 एलिमेंट्स, उसमें से 80% और उससे ज्यादा वी हैव मेटल्स, उससे थोड़े से कम 15-17% के आसपास वी हैव नॉन मेटल्स, एंड बचा हुआ जो 7-8% होता है वो हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास मेटल्स ही हैं, उससे कम नॉन मेटल्स हैं, उससे कम मेटलॉइड्स हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे कंपाउंड्स। ठीक है, सो कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो वी हैव H2O, CO2, जैसे कि मैंने बताया था NH3, CH4 एटसेट्रा। यहां हमने एग्जांपल्स लिख दिए। ठीक है, ये आपको हमने बता ही दिया। अब अगर हम बात करें मिक्सचर्स की, सो वी हैव होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। होमोजीनस मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर आपने 2-3 चीजें मिला रखी हैं तो भी वो समझ नहीं आता कि मिली हुई हैं। कैसे? अगर आपने पानी और नमक को मिला दिया है, तो क्या आप देख के बता सकते हो कि उस पानी में नमक मिला हुआ है? मैं आपके सामने 2 कांच के ग्लास रख दूं, एक में सादा पानी डाल रखा है, एक में सादा पानी और नमक भी साथ में मिलाया हुआ है, तो आप दोनों को डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते बिना टेस्ट करे, सिर्फ देख के कि किसमें नमक है और किसमें नमक और पानी मिला है, किसमें सिर्फ पानी है। तो दीज आर होमोजीनस मिक्सचर्स, जिसमें कोई बाउंड्री नहीं दिखती है 2 कंपोनेंट्स के बीच में कि पानी अलग दिख रहा है और नमक अलग दिख रहा है। ठीक है, बट जिनके बीच में हमें बाउंड्रीज अलग अलग दिख जाए, अब जैसे एयर है, तो एयर में मुझे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब नहीं दिखेगा अलग अलग, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से आपस में मिक्स्ड हैं। सो दीज आर होमोजीनस मिक्सचर्स। हम यहाँ पे एयर को भी बोल सकते हैं। ओके, बट इफ आई कम टू हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस में यू कैन सी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हाउ यू कैन सी? देखो, सॉल्ट और सैंड को अगर आपने साथ मिला दिया तो, सैंड और वाटर को अगर आपने साथ मिला दिया तो, ठीक है, सॉइल और सैंड को अगर आपने साथ मिला दिया तो, ना हम लोग घरों में गमले में डालने के लिए सैंड और सॉइल, मिट्टी और रेत को मिलाते हैं, तो जो मिट्टी वाली रेत होती है ना, जिसमें या रेत वाली मिट्टी जो होती है जिसमें मिली होती है रेत, वो अलग ही समझ आती है। प्योर जो अलग से सिर्फ आपने मिट्टी रखी हुई है वो अलग आती है समझ में। क्यों? कलर के कारण हमें डिफरेंशिएट हो जाती है ना चीजें, इस कारण दीज आर हेट्रोजीनस, दीज आर होमोजीनस। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में और भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में रॉबर्ट बॉयल सबसे पहले साइंटिस्ट ऐसे थे जिनने एलिमेंट टर्म को यूज किया था 1661 में। ओके, देन एंटोइन लॉरेंट लेवोइजियर, ठीक है, इनको एंटोइन लेवोइजियर भी बोला जाता है।
तो ये जो लेवॉइजियर थे ये फ्रेंच केमिस्ट थे और ये सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिनने एलिमेंट की एक डेफिनेशन दी थी। अब इनने एलिमेंट की क्या डेफिनेशन दी है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्योंकि आपने देखा था एलिमेंट जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट से छोटी चीजें आपको नेचर में नहीं मिलेंगी। जो नेचर है पूरा, जो यूनिवर्स है हमारा, वो किससे बना हुआ है, वो इन एलिमेंट से ही बना हुआ है। एलिमेंट किसी से नहीं, एलिमेंट से हर चीज बनी हुई है। हाँ, वो एलिमेंट के एटम में, वो एक जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो एक अलग चीज है। बट आई एम टेलिंग यू अबाउट द मोस्ट स्टेबल एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वो एटम है और एक एटम किसी एलिमेंट का ही होता है। हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, फ्लोरीन का एटम, सोडियम का एटम, गोल्ड का एटम, सिल्वर का एटम, तो है तो एलिमेंट के। आप ये तो बोलोगे नहीं वाटर का एटम, वाटर का एटम नहीं होता, वाटर का मॉलिक्यूल होता है और वो मॉलिक्यूल बना तो एटम से होता है और एटम्स एलिमेंट्स के होते हैं। तो एलिमेंट क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट और द बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ट अप फ्रॉम अ सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। आप इस एलिमेंट को ना तो बना सकते हो किसी दूसरी चीज से, ना आप इसको तोड़ के कोई दूसरी चीज बना सकते हो। ऐसा बोला जाता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो इट कैन नाइदर बी ब्रोकन, ना आप इसे तोड़ सकते हो, नॉर बिल्ट अप, ना आप इसे बना सकते हो। ये लेवॉइजियर की डेफिनेशन है। ओके, ये लेवॉइजियर की डेफिनेशन है। आज के टाइम पे हम ये डेफिनेशन को करेंटली सही नहीं समझते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करा या रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता किया, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी, इसका मतलब है कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो तरह तरह के रेडिएशंस देते हैं, उसे रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। कोई एलिमेंट है भाई वो रेडिएशन दे रहा है, एक वो एलिमेंट है वो रेडिएशन दे रहा है। आपने सुना भी होगा कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर हाईली रेडियो एक्टिव, दैट मींस दे रिलीज रेडिएशंस। तो जब वो रेडिएशंस देते हैं तो वो एलिमेंट खुद टूटता है दो छोटे टुकड़ों में, तो वो एक बड़ा एलिमेंट दो छोटे छोटे या दो से ज्यादा छोटे छोटे एलिमेंट्स भी बना लेता है। और जब से हमें इसके बारे में पता चला कि ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तब हमें पता चला कि भाई एलिमेंट जो है आप उसे किसी दूसरी चीज से बना भी सकते हो और उसे तोड़ के कोई दूसरी चीज भी बना सकते हो। तो एलिमेंट किसी चीज से बन सकता है और इस एलिमेंट को तोड़ के आप और भी चीजें बना सकते हो। तब हमें यह पता चला। सो नाउ अगर हम टेक्स्ट को देखें तो हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा बोलेगा, ये This is because after the discovery of radioactivity, it has been found that the elements can be broken into simpler substances. Furthermore, a number of elements have been synthesized from simpler substances. और simple substances से हम और elements को synthesize कर भी चुके हैं. Hence, the definition of an element has been modified as follows. चलिए अब definition देखते हैं नई. An element is now defined as a pure substance that contains only one kind of atoms बस। अब आप ये मत बोलो कि एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते या बना नहीं सकते, क्योंकि वो सब हो सकता है। तो सिंपली बोलो वो सिंपल सब्सटेंस है और उसको आप और वो एक ही तरह के एटम से बना हुआ है, दैट्स इट। नाउ 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। इसमें से 90 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में मिले हैं हमें, और बचे हुए जो हमारे 28 एलिमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट ने लैब में सिंथेसाइज किया हुआ है। सो ये सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स हैं। ओके, दीज आर दी सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स एंड दीज आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सॉलिड एलिमेंट्स। अब सॉलिड एलिमेंट्स वो होते हैं भाई जो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। बहुत सिंपल चीज है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, आयोडीन एटसेट्रा, ये सॉलिड फॉर्म में नेचर में मिलते हैं। आगे लिक्विड एलिमेंट्स जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर द ओनली टू एलिमेंट्स व्हिच आर नोन टू एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। अब क्योंकि दो हैं तो इस कारण ये खास बन जाते हैं। एक है मेटल, ये मेटल है मर्क्यूरी, और ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है। तो एक मेटल लिक्विड है, एक नॉन मेटल लिक्विड है, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी। ओके, सो ये हमारे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। देन वी हैव गैसियस एलिमेंट्स। तो जो गैसियस स्टेट में एलिमेंट्स है दोज आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये सब गैसियस फॉर्म में मिलने वाले एलिमेंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्या हुआ है। तो हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ थ्री कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ like physical and chemical properties we have three types of elements, metals, non-metals and metalloids. ओके जिसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को तो कंपाइल कर दिया है एक पूरे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। तो इधर से हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और एक चीज यहां पे ये है कि आप ये चीज 6th 7th 8th छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी एलिमेंट को बीट करो हैमर से तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। दैट मींस द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स इज मैलिएबिलिटी। एंड डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप उस सब्सटेंस को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब उसके वायर्स बना सकते हो। तो इफ अ सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इट इज सेड टू बी डक्टाइल। इफ अ सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू शीट्स it is said to be malleable. So malleability and ductility ये metals की प्रॉपर्टी होती है। कि आपने देखा होगा metals की sheets होती हैं, है ना? तो metals की sheets होती हैं, metals के wires होते हैं। क्यों? Because they are malleable and ductiles. So metals are malleable, can be hammered into thin sheets, and ductile can be drawn into wires. Non-metals are neither malleable nor ductile. ना उसको आप beat करके उसकी sheet बना सकते हो, ना आप उससे wire बना सकते हो। Clear? Next property आती है luster. लस्टर का मतलब होता है शाइन। जो मेटल्स होते हैं उनके सरफेस पे शाइन होती है। उनका जो फ्रेशली कट सरफेस होता है ना, खुला मेटल तो खराब हो जाता है क्योंकि वो रिएक्टिव होता है। खुला पड़ा मेटल खराब हो जाएगा, ये मेटल है खुला पड़ा हुआ है खराब हो जाएगा। बट इफ यू कट दिस मेटल एंड फ्रेशली कट जो पार्ट होगा ना वो शाइन करेगा, इट वुड प्रोड्यूस लस्टर। So metals have luster and can also be polished. वो luster होता है, उनमें shine होता है और आप उन्हें polish भी कर सकते हो। नॉन मेटल्स में सिर्फ आयोडीन ऐसा है जो लस्टर शो करता है, बाकी कोई नहीं करता। सो एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, जो शाइनी है, बाकी कोई भी नॉन मेटल शाइनी नहीं है। आगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब किसी भी चीज को पास करने का अलाउ करना। तो मेटल्स आर सेड टू बी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के थ्रू, जैसे मैं एक मेटल हूं तो मेरी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है, हीट भी पास हो सकती है। सो मेटल्स आर सेड टू बी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, अगर हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट एक ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, और डायमंड ऐसा है जो हीट का अच्छा कंडक्टर है। सो हम ये बोलते हैं कि नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट और डायमंड आर एक्चुअली कंडक्टर्स, बाकी कोई नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होता, सब इंसुलेटर्स होते हैं। और डायमंड और ग्रेफाइट क्या है? डायमंड और ग्रेफाइट आर एक्चुअली फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किस फॉर्म में? कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। Okay, so non-metals except graphite and gas carbon are bad conductors of heat and electricity. इनको छोड़ के except graphite and gas carbon, they are bad conductors of heat and electricity. और मैं एडिशन में आपको बता रहा हूं कि diamond is a good conductor of heat. Okay. Next. प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। सो जितने भी हमारे मेटल्स हैं सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट वन मेटल, दैट इज मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी को छोड़ के सारे मेटल्स सॉलिड हैं, हम स्टेट में बोल सकते हैं सॉलिड्स। एक्सेप्शन को ध्यान रखना, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में ब्रोमीन सिर्फ एक लिक्विड है, सॉलिड में आपको कार्बन सल्फर फास्फोरस मिल जाएगा, और गैसियस फॉर्म में आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये मिल जाएंगे। सो ये आपको सॉलिड में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं, गैसेस में भी मिलते हैं। बट मेनली हम ये बोलते हैं कि नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स और गैसेस। वो एक एक्सेप्शन है जो लिक्विड है, ब्रोमीन, बाकी सारे नॉन मेटल्स या तो सॉलिड्स हैं या गैसेस हैं। नेक्स्ट हार्डनेस। मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, मेटल्स बहुत हार्ड है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ये दो सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको आप है ना चाकू से भी काट सकते हैं, दे कैन बी कट विद अ नाइफ। तो सोडियम और पोटेशियम को आप कट कर सकते हो, बाकी सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स में डायमंड और बोरॉन एक्सेसिवली हार्ड होते हैं, बाकी सारे सॉफ्ट होते हैं। यहां दो सॉफ्ट बाकी हार्ड, वहां दो हार्ड बाकी सॉफ्ट। तो बोरॉन तो चलो ठीक है, एक अलग एलिमेंट है। डायमंड अगेन इट इज कार्बन, तो डायमंड फिर से कार्बन है। कार्बन को मतलब डायमंड तो ऐसा बोला जाता है कि इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो डायमंड तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है।
आगे बढ़ते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्ट्रेस, प्रेशर झेलने की कैपेसिटी। अब अगर ये कोई सब्सटेंस है, इस पे ऐसे अगर मैं खींचने वाला प्रेशर लगाऊं तो ये किस हद तक इस प्रेशर को झेल पाएगा, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो हम बोलते हैं मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और वो आसानी से तोड़े नहीं जा सकते। वहीं नॉन मेटल्स जो होते हैं इनकी जनरली टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कमजोर होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। एज कंपेयर टू मेटल्स उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कमजोर होती है, मेटल्स की ज्यादा होती है। आगे सोनोरोसिटी, ठीक है। सोनोरोसिटी की प्रॉपर्टी जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड। अगर आप मेटल्स को बीट करते हो तो मेटल्स जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वहीं नॉन मेटल्स जो होते हैं ऐसा कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। इसीलिए जो स्कूल में आपकी बेल्स होती है ना, पीरियड खत्म होता है बेल बजती है, तो उसमें मेटल्स की बेल बनी होती है वो। ओके, मेटल्स की ही बेल होती है क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल्स के काफी हाई होते हैं क्योंकि मेटल्स को बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है आपको उसको पिघलाने में या बॉइल करने में। मगर मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और सिर्फ मर्क्यूरी ही नहीं, जैसे हमारे कुछ और एक मेटल्स हैं जैसे कि गैलियम, तो गैलियम का भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट मर्क्यूरी से तो ज्यादा है। रूम टेम्परेचर पे गैलियम एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड होगा, बट अगर आपने उस गैलियम को अपने हाथ पे रख दिया 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के आसपास वो पिघल जाएगा। ओके, सो गैलियम का भी कम है, मर्क्यूरी का भी कम में है, बाकी इनके तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम ही होते हैं एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, सो डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सबके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। बट डायमंड और ग्रेफाइट, कार्बन और एक बोरॉन, सो कार्बन के फॉर्म में डायमंड और ग्रेफाइट और बोरॉन, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, बाकी सबके कम होते हैं। नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी तो हमने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स तो हमने पढ़ लिए। अब आते हैं मेटलॉइड्स। ये जो एलिमेंट्स हैं मेटलॉइड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाया करती है। इधर मेटल है, इधर नॉन मेटल है, बीच में मेटलॉइड लाया करेगा। इनकी प्रॉपर्टी मेटलॉइड्स की मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के जैसी होती है। ओके, तो इनको हम लोग सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम, दीज ऑल आर मेटलॉइड्स। ये एलिमेंट्स जो है वो प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की शो करेंगे। जैसे कि ये दिखते तो मेटल्स के जैसे हैं बट ये ब्रिटल होते हैं नॉन मेटल्स की तरह। ये दिखते तो मेटल्स के जैसे हैं बट ये ब्रिटल होते हैं नॉन मेटल्स की तरह। ब्रिटल टर्म क्या होती है? अगर आप उसे मारो तो वो टुकड़ों में टूट जाए, इसको ब्रिटल बोलते हैं। और अगर आपने मारा और वो शीट बन गई तो मैलिएबल, मारा और वायर बन गया तो डक्टाइल। तो मैलिएबल डक्टाइल अलग और ब्रिटल एक टर्म अलग है। ब्रिटल मतलब जोर से मारो तो वो टूट जाए, ग्लास को जोर से मार दोगे टूट जाएगा, वुड को मार दोगे, प्लास्टिक को मार दोगे, टूट जाते हैं। सो दीज आर नॉन मेटल्स एंड दे आर ब्रिटल। ओके, ना ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और ना ये इंसुलेटर्स होते हैं, ये बीच में लाए करते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी कंडक्टिविटी भी दे देते हैं मगर बहुत ज्यादा नहीं देते, तो इनको सेमी कंडक्टर्स भी बोला जाता है। दे आर जनरली सेमीकंडक्टर्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बीच में लाए करने वाले एलिमेंट्स को वी कॉल मेटलॉइड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर्स। नाउ मिक्सचर्स तो हमने पहले डिस्कस कर ली थी, उसकी डेफिनेशन तो बार बार हम उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है हमें। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में वी हैव होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं? जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, एक जैसा कॉम्पोजिशन होता है, ऊपर बीच में नीचे, जहां देख लोगे एक जैसे दिखेंगे। नमक और पानी को अच्छे से घोल दो, ऊपर वैसे ही टेस्ट करेगा जैसा बीच में टेस्ट करेगा, वैसे ही नीचे टेस्ट करेगा, एक जैसा टेस्ट होगा। ओके, सो अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस is if all the components of the mixtures are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them। अगर बहुत यूनिफॉर्मली वो आपस में मिक्स्ड है और कोई बाउंड्री नहीं दिख रही है उनके बीच में सेपरेशन की। अब नमक और पानी को मिला दोगे तो अलग से थोड़ी दिखेगा कि ये नमक पड़ा है और वो पानी है, सब एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स्ड है। आगे, फॉर एग्जांपल अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ होमोजेनस मिक्सचर इन द लिक्विड फेज।
अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स इज आल्सो अ होमोजेनस मिक्सचर। दो मिसिबल का मतलब क्या होता है, जो टर्म आया है ना यहाँ पे मिसिबल लिक्विड्स, इनका मतलब है जो आपस में मिक्स हो जाते हैं ना अच्छे से लिक्विड्स, उनको मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। तो अगर दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स को भी आप साथ में मिला देते हो तो वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर है। अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल को पानी में डाल के अगर मिला दोगे तो समझ ही नहीं आएगा अल्कोहल कहाँ है पानी कहाँ है, एकदम इतने अच्छे से मिक्स हो जाता है और ऊपर से लेके नीचे तक वो एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करेगा। आगे सिमिलरली पेट्रोल, केरोसिन ऑयल एंड डीजल आर होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ नंबर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोल में कितनी चीजें मिली होती हैं, डीजल में कितनी चीजें, मगर पेट्रोल का लिक्विड देखो एक जैसा दिखता है, बट इट हैज मेनी हाइड्रोकार्बन्स इन दैट। डीजल में बहुत चीजें होती हैं, केरोसिन में बहुत चीजें ऐसी होती हैं, पर देखने में वह ऐसे लगते हैं कि एक जैसा है बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ये होमोजेनस मिक्सचर एयर, इसका भी एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें इतनी सारी गैसेस है मगर समझ नहीं आता, बहुत अच्छे से मिक्स्ड है। अलॉय, वेरी गुड एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अलॉय, अलॉय क्या है भाई, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपने मेटल्स को साथ में मिला दिया है दो तीन को, या मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ मिला दिया है और वह इतने अच्छे से मिला है कि समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि ब्रास, आप लोग के घरों में पीतल होगा, पीतल, पीतल ब्रास, इट इज एन अलॉय, वो मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, 70% कॉपर और 30% जिंक। अगर हम बात करें ब्रोंज की, जिसको हम लोग बोलते हैं कांसा, हिंदी में है ना कांसा बोलते हैं, ब्रोंज जो होता है उसके मेडल्स भी आते हैं, सबने सुना होगा गोल्ड सिल्वर ब्रोंज, है ना। तो कांस्य पदक, वो जो कांसा होता है, इट इज मेड अप ऑफ 90% कॉपर एंड 10% टिन। तो दिस इज ऑल्सो मिक्सचर। वहीं पे स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें तो स्टेनलेस स्टील में हमारे पास आयरन होता है, हमारे पास क्रोमियम होता है, निकल होता है। तो आयरन क्रोमियम निकल को मिला के स्टेनलेस स्टील बनता है। नॉर्मल स्टील हमारा आयरन में कार्बन मिला के बनता है। अब आयरन में कार्बन मिलाओ, कार्बन नॉन मेटल है, आयरन मेटल है। तो ये सब क्या है, अलॉय है। दे आर मिक्सचर्स ऑफ आइदर टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि प्रॉपर्टी किसी भी चीज की और अच्छी हो सके, इसलिए उनको मिला के अलॉय बना दिया जाता है। सो अलॉयज आर द होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स इन द सॉलिड फेज, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन, कार्बन एंड अदर मेटल्स। ओके, यहां स्टील है, मैंने स्टेनलेस स्टील के बारे में भी आपको बताया है। एंड ऑल होमोजेनस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। जितने भी होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। Heterogeneous mixtures. Heterogeneous mixtures is defined as follows. A mixture is said to be heterogeneous if all the components of the mixtures are not thoroughly mixed and there are visible boundaries of separation between them. उनके बीच में बाउंड्रीज होती हैं अलग अलग सेपरेशन की। नमक और शक्कर को मिलाओ, साइज के कारण अलग दिखेगा। नमक और रेत को मिला दो, कलर के कारण अलग दिखेगा। रेत और पानी को मिला दो, सोल्यूबिलिटी के कारण अलग दिखेगा। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स के कारण चीजें अलग अलग दिखती हैं और वो अलग अलग दिख रही हैं, तो दे आर heterogeneous mixtures. Okay. For example, a mixture of sugar and sand, is a heterogeneous mixture because different parts of the mixture will have different sugar and sand composition, है ना। फिर iodized salt is a heterogeneous mixture of sodium chloride containing about 0.01% of sodium और potassium iodide। वो sodium chloride के साथ थोड़ा सा sodium या potassium iodide भी मिला होता है। अब वो इतना मिला हो या इतना मिला हो, है तो अलग से मिला हुआ, हो गया heterogeneous mixture। Okay. Gunpowder is a heterogeneous mixture of three solids, sulfur, charcoal and potassium nitrate. Suspension of solids and liquid is a heterogeneous mixture of suspension। क्या होता है, आपने chalk powder को पानी में मिला दिया, अब chalk powder पानी में घुलेगा नहीं, that is a suspension। A mixture of two immiscible liquids is also a heterogeneous mixture। जैसे कि आपने तेल और पानी को मिला दिया। So if you have mixed, पहले एक नॉर्मल ग्लास में ले लेते हैं, ये वाटर है और ये ऑयल है। ऑयल और वाटर अलग अलग लेयर फॉर्म कर लेते हैं। ये ऑयल की लेयर है और नीचे वाटर की लेयर है। ऑयल हल्का होने के कारण ऊपर होता है, वाटर भारी होने के कारण नीचे होता है। सो मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल, इमिसिबल का मतलब होता है जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। सो इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जो आपस में मिक्स ना हो, वो भी हेट्रोजीनस है। बाउंड्री है ना, देखो ऑयल अलग दिख रहा है, वाटर अलग दिख रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स। देखिए मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे।
अब मिक्सचर में भी होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ये तो सिंपल पॉइंट है, हम लोग पढ़ चुके हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल, ये भी हमें पता है कि जो मिक्सचर का कॉम्पोजिशन होता है फिक्स नहीं होता, आप कितनी भी कोई भी चीज मिला के एक मिक्सचर बना सकते हो। अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब एक मिक्सचर का कभी भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज कंपोनेंट ए, ये कंपोनेंट ए है प्योर, ठीक है, सो ये क्या है, प्योर ए। अब दूसरा हम केस ले लेते हैं जिसमें हमने ए के साथ और 2-3 चीजें मिक्स कर दी हैं, ठीक है, ये देखिए। अब इसमें मैंने कुछ एक चीजें मिक्स कर रखी हैं, तो मैं बोल दूंगा ये ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये ए प्लस बी प्लस सी एक मिक्सचर है और वो एक प्योर सब्सटेंस है। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए सब्सटेंस है कोई, ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सब्सटेंस ए जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, एक सब्सटेंस है बी जिसका है 70 डिग्री सेल्सियस, और एक है सी जिसका है 90 डिग्री सेल्सियस। ये इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। प्योर सब्सटेंस ए का मेल्टिंग पॉइंट है 55 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए, जैसे ही टेम्परेचर 55 पे पहुंचेगा, क्योंकि ये सब्सटेंस प्योर ए है, तो इसके बीच में जो इंटरैक्शंस है, पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह है, वो सब एक जैसा होगा। तो एक जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एक जैसी एनर्जी लगेगी। तो अगर प्योर ए का मेल्टिंग पॉइंट है 55 डिग्री सेल्सियस, तो 55 डिग्री सेल्सियस पे ये पूरा ए मेल्ट हो जाएगा। 55 डिग्री सेल्सियस पे ये पूरा ए मेल्ट हो जाएगा। बट अगर हम मिक्सचर की बात करें तो जो कंपोनेंट ए है वो 50 डिग्री पे मेल्ट होगा, जो बी है वो 70 डिग्री पे, और जो सी है वो 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स पे ये मेल्ट हो रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स पे ये मेल्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कंपोनेंट नहीं है, इसमें 2-3 कंपोनेंट्स हैं जो सिंपली सिर्फ फिजिकली एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। फिजिकली मिक्स होना मतलब मिक्सचर बनना। ओके, सो इसीलिए कभी भी हम बोलते हैं मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, क्योंकि उसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें होती हैं और हर एक कंपोनेंट का खुद का एक मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो वो उस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे मेल्ट या बॉइल हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट अपने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे मेल्ट बॉइल होगा, तीसरा कंपोनेंट अपने मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होगा या बॉइल होगा, है ना। सो इस वजह से दे हैव अ वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी is neither absorbed nor evolved during the formation of a mixture। जब मिक्सचर बनता है तो ना एनर्जी निकलती है ना एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिक्सचर जो है वो फिजिकली सिर्फ पार्टिकल्स आपस में, फिजिकली सिर्फ कंपोनेंट्स को आपस में मिला के रखा हुआ है ना। उन्हें मतलब नहीं है कि हमारा जो ए बी और सी 3 कंपोनेंट्स अगर आप उन्हें मिक्स कर रहे हो तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी या निकलेगी। केमिकल बॉन्ड थोड़ी ना बनाने, सिर्फ उठा के साथ में मिला देना है उन लोगों को। तो ये एक ऐसा चेंज है जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब या फिर रिलीज नहीं होती है। एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज नहीं होती है इसमें, देयर इज नो एज सच देयर इज नो एनर्जी चेंज। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कंपाउंड की बात करें, हम कंपाउंड भी पढ़ चुके हैं ना स्टार्टिंग में इसी लेक्चर के। सो H2O की बात करें तो वाटर की प्रॉपर्टी ना हाइड्रोजन जैसी है और ना ही ऑक्सीजन जैसी है, इसकी अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टीज है। ना इसकी हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीजन जैसी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एक कंपाउंड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली एक दूसरे से जुड़ गए हैं और उन्होंने एक नई चीज बना ली है, तो इस नई चीज की प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। बट जब हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, सिंपली चीजों को मिला के हम साथ में रख देते हैं। तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। अगर आपने नमक और पानी मिलाया है तो ऑब्वियस चीज है, पानी में नमकीन टेस्ट आ जाएगा। अगर आपने नमक शक्कर पानी में मिला दिया है तो वो पानी जो है वो नमकीन भी लगेगा, मीठा भी लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, शक्कर और नमक, और उनकी प्रॉपर्टीज कोई चेंज नहीं हुई है। जैसी नमक की प्रॉपर्टी थी नमकीन टेस्ट आएगा, शक्कर की प्रॉपर्टी है मीठा टेस्ट आएगा पानी में। तो इसका मतलब ये कि जो जो कंपोनेंट्स आपने ऐड किए होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो करते हैं मिक्सचर में, कंपाउंड में वो लोग नहीं कर पाते। Okay, and the constituents of a mixture can be separated by simple physical methods। आप सिंपल फिजिकल मेथड से किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। पानी और नमक को आप आराम से इवेपोरेशन की टेक्निक से अलग कर सकते हो। इवेपोरेशन से पानी उड़ जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा, और जो पानी उड़ा है अगर आप उसको कंडेंसेशन करा लो तो पानी भी ऑब्टेन हो जाएगा वापस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंपाउंड।
कंपाउंड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स केमिकली एक दूसरे से कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन. ओके, सो अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined together in a fixed proportion by mass. For example, water. अगर हम वाटर की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की करें, सोडियम क्लोराइड की करें या कैल्शियम कार्बोनेट की करें, आप देखिए उस सब में दो दो एलिमेंट्स हैं और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन. तो यही बोला है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली एक दूसरे से जुड़ते हैं फिक्स्ड प्रपोर्शन में तो उसे कंपाउंड बोला जाता है. आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. एक कंपाउंड हमेशा एलिमेंट से बनता है जो कि आपस में मिले हुए हैं इन फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास, पहला पॉइंट. दूसरा, अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इसका मतलब ये कि कभी भी एक कंपाउंड जो है वो कैसे बनता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी कंपाउंड तभी बनेगा. ऐसे हमें हवा में नहीं बन जाता है, वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद बनता है ना. मतलब हवा में भी बनता है बट कोई केमिकल रिएक्शन होती है वो तब बनता है कंपाउंड. ठीक है, और हर एक कंपोनेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो लूज कर देता है वो कंपोनेंट जब वो कंपाउंड बनता है. जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O. ये हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी वाटर में नहीं दिखेगी, ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी वाटर में नहीं दिखेगी. सबकी अपनी अलग अलग, अभी इसकी वाटर की अपनी अलग प्रॉपर्टी हो गई है. ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फॉलो नहीं करेगा बिल्कुल भी. ओके, देन नेक्स्ट, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मींस. ये मैंने आपको पढ़ाया भी था इसी पर्टिकुलर लेक्चर के थोड़े से स्टार्टिंग की स्लाइड्स में कि आप बैठे बैठे घर पे पानी को तोड़ तोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते. आप इवेपोरेशन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, छन्नी से छान के नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये एक कंपाउंड है, इनमें एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड्स बने और केमिकल बॉन्ड्स फिजिकल मेथड से नहीं टूटते. तो आप फिजिकल मेथड से कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते. आगे, A compound has a definite molecular formula and a fixed melting point and boiling point. कंपाउंड का हमेशा एक डेफिनेट और एक फिक्स्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, कभी भी उसका ऐसे चेंज होता हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है. अगर वाटर है तो वाटर वुड बी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, ग्लूकोज है तो C6H12O6. मिक्सचर का फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं होता. मिक्सचर का कोई फिक्स फॉर्मूला थोड़ी है कि हवा का कोई मिक्स फॉर्मूला हो, रेत और पानी को मिला दिया तो उनका फिक्स्ड फॉर्मूला हो, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा. बिकॉज मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड फॉर्मूला वेयरएज कंपाउंड्स have fixed formulas. Okay, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज फिक्स्ड होते हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एटम्स जो कंबाइन हो रहे हैं वो फिक्स्ड होते हैं. ओके, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज यूजुअली इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड. जब भी कंपाउंड बनता है या तो एनर्जी निकलती है या अब्सॉर्ब होती है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, या तो केमिकल बॉन्ड बनते हैं या टूटते हैं. तो केमिकल बॉन्ड बनने टूटने में एनर्जी या तो रिलीज होती है या अब्सॉर्ब होती है. ओके, एंड देन अ कंपाउंड इज अ होमोजेनस सब्सटेंस. जो एक कंपाउंड है वो एक होमोजेनस सब्सटेंस है. इसका मतलब वो यूनिफॉर्म दिखता है. अगर हम पानी की बात करें तो पानी कितना यूनिफॉर्म दिखता है, एक जैसा दिखता है. तो होमोजेनस मतलब विच इज यूनिफॉर्म. ओके, सो अ कंपाउंड इज सेड टू बी होमोजेनस. नेक्स्ट, अब आते हैं मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस. देखिए, अ मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड व्हेन 2 or more elements और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपाउंड. जब भी कोई केमिकल बॉन्ड वगैरह नहीं होता तो वो मिक्सचर बनता है, दो या दो से ज्यादा चीजों को आप मिला दो तो. वहीं पे अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं. इसमें केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन भी होता है. A mixture is formed as a result of a physical change. मिक्सचर तो फिजिकल चेंज है, नमक को शक्कर को मिला दिया, नमक को पानी को मिला दिया, फिजिकल चेंजेस हैं. बट व्हेन यू गो फॉर कंपाउंड, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज. ये हमने पढ़ा हुआ है. Then the constituents of a mixture can be easily separated by physical methods such as filtration, evaporation, distillation, sublimation, extraction with solvents, magnet, etc. ये सारी चीजें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी थी कि मिक्सचर को आप किसी भी फिजिकल मेथड से ऑब्टेन कर सकते हो, उसे सेपरेट कर सकते हो. वहीं पे इफ वी टॉक अबाउट कंपाउंड, आप कंपाउंड को फिजिकल मेथड से यूज करके उनके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते. यू नीड टू यूज केमिकल मेथड्स. आप केमिकल मेथड से कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो बट फिजिकल मेथड से कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते. आगे,
A mixture shows the property of its constituents. मिक्सचर हमेशा जिन चीजों से बना है मिक्सचर वो हमेशा उन चीजों की प्रॉपर्टी शो करेगा, मगर कंपाउंड वो सब चीजें नहीं करेगा. ओके, देन मिक्सचर, द composition of a mixture is variable, that is the constituents of a mixture can be present in any proportion, therefore a mixture does not have a fixed formula. मिक्सचर का फिक्स फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि उसका कंपोजिशन वेरिएबल होता है. वहीं कंपाउंड का एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है क्योंकि उसका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है. दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके ही वाटर बनाएंगे, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन मिलके वाटर नहीं बना सकते. Then a mixture does not have a fixed melting point, boiling point, ये अभी हमने डिस्कस किया, and a compound has a fixed melting point and boiling point. आगे, a mixture may be homogeneous और heterogeneous, मगर जो compounds होते हैं वो homogeneous substances होते हैं. ओके, फिर एनर्जी ना अब्सॉर्ब होती है ना रिलीज होती है. यहां पे एनर्जी अब्सॉर्ब हो सकती है या फिर रिलीज हो सकती है. ओके, अब आते हैं कंपाउंड्स के क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स की. किन बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि भाई कोई कंपाउंड जो है वो प्योर है. ओके, सबसे पहले हम आपको दो चीजें एक्सप्लेन करते हैं. ये देखिए कि जब भी कोई प्योर सब्सटेंस होता है, जब भी कोई प्योर सब्सटेंस होता है तो उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है ना. प्योर सब्सटेंस का हमेशा फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है. बट अगर आपको यह चेक करना है कि कोई सब्सटेंस जो आपको दिया गया है वो प्योर है कि नहीं, तो आप उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निकाल के चेक कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने मैंने दो ग्लास रखे हैं जिसमें एक में प्योर पानी है, दूसरे में पानी के साथ नमक भी मिला हुआ है. तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को बॉइल कर देंगे. जैसे ही आप बॉइल करोगे तो जो प्योर वाटर होगा, जो कि प्योर वाटर होगा, वो प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाएगा. मगर जो मिक्सचर होगा, जो मिक्स्ड या मिक्सचर वाला वाटर होगा जिसमें सॉल्ट भी साथ में मिला हुआ है, वो 102 103 डिग्री पे बॉइल होगा. तो जैसे ही उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आगे बढ़ा, हम समझ जाएंगे कि हमको जो वाटर सैंपल दिया है वो प्योर नहीं है. किसी भी प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हमेशा वो फिक्स्ड है कि प्योर वाटर 100. मगर अगर ये 100 से आगे या पीछे हो जाता है, इसका मतलब उसमें कोई चीज हमने मिक्स कर रखी है. जरूरी नहीं है कि हमेशा आगे ही हो, पीछे भी हो सकता है. अगर आपने उसमें एसीटोन या इथेनॉल, प्योर इथेनॉल डाल दिया है तो वाटर का उस टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट कम भी हो सकता है. पहले ही वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे अराउंड 95 97 के आसपास, 98 तक भी जा सकता है. उसके बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है. ठीक है. सो प्योर चीज को चेक करने का तरीका होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो. अगर फिक्स्ड आ रहा है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, लाइक वाटर का 100 डिग्री, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री, तो अगर आइस 0 डिग्री पे मेल्ट हो रही है तो वो प्योर पानी की बनी हुई है. बट अगर आइस -1 या -2 डिग्री पे मेल्ट हो रही है तो इसका मतलब उसमें और भी कोई चीज मिलावटी है. ठीक है. सो ये इसका तरीका है निकालने का. दिस इज द क्राइटेरिया टू चेक द प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द टेक्स्ट. Pure compounds have fixed melting and fixed boiling points. Therefore, this criteria can be used to check the purity of pure solids and liquids. A solid compound is said to be pure if it has a sharp melting point. अगर उसका एक sharp melting point हो, like for example यहाँ sharp का मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर किसी component A का melting point है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर किसी का melting point है 35 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी melting 35 से 35.5, बस इतने से टाइम में, आधे डिग्री के अंदर अंदर पूरा सॉलिड मेल्ट हो जाना चाहिए. इसे बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट होना. जैसे ही 35 डिग्री पहुंचा, मेरा सब्सटेंस मेल्ट होने लगा और आधे डिग्री के अंदर अंदर 35.5 तक भी मुश्किल से पहुंचेगा और पूरा सॉलिड मेल्ट हो चुका होगा. तब हम उसे बोलते हैं दैट इट इज प्योर, एकदम प्योर है. ओके, सो अ सॉलिड कंपाउंड इज सेड टू बी प्योर इफ इट हैज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज होल ऑफ द सॉलिड मेल्ट्स विद इन 0.5 डिग्री और 0.5 केल्विन. मतलब 0.5 डिग्री के डिफरेंस के अंदर अंदर पूरे सॉलिड को मेल्ट हो जाना चाहिए. Impure solids on the other hand have lower melting point than the pure solids because impurities lower or depends the melting point. अब ये क्या होता है, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारे इंप्योरिटीज होती हैं, ये उसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देती हैं. ओके, इट लोअर्स, और इसको हम बोल सकते हैं डिक्रीजेस. ओके, इंप्योरिटीज लोअर और डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट. ये लोअर कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं मेल्टिंग पॉइंट को. कैसे डिक्रीज कर देते हैं, हमने चैप्टर 1 जब पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि आइस जब भी बनती है,
है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रिड्यूस हो गया है, इसका मतलब और कम टेम्परेचर पे -1 -2 जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ऐसा क्यों होता है कि जब भी समझ लो आपको किसी पानी को फ्रीज करना है, आइस बनाना है, उसमें मैंने है ना बहुत सारी इंप्योरिटीज मतलब सॉल्ट शुगर वगैरह डाल रखी है। अब क्या होता है जब भी आइस बनती है ना तो वो एक प्रॉपर ज्योमेट्री फॉर्म करती है, क्योंकि वो एक सॉलिड है तो उसको एक ज्योमेट्री फॉर्म करना है। वो उस प्रॉपर ज्योमेट्री प्रॉपर अरेंजमेंट को जब फॉर्म करेगी तो वो आइस बनेगी। तो वाटर के पार्टिकल्स जब पास पास आ रहे होते हैं ना उस ज्योमेट्री को फॉर्म करने के लिए, तो ये इंप्योरिटी के जो पार्टिकल्स होते हैं ये उन वाटर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, और टेम्परेचर को गिराना पड़ता है, 0 डिग्री से और गिराना पड़ेगा, तब जाके टेम्परेचर जब लो होगा तो वाटर के पार्टिकल्स और क्लोजली वो पैक होंगे और ज्योमेट्री जो होगी वो तब फिक्स होगी लो टेम्परेचर्स पे, और फिर वो फ्रीज हो जाएगा और वही उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, वही फ्रीजिंग पॉइंट। इसीलिए हम बोलते हैं इंप्योरिटी मिलाने पे मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। अगर वाटर का 0 है, 0 डिग्री पे वो आइस बन रहा है तो अब वो -1 या -2 पे बनेगा। ओके, नेक्स्ट, a liquid compound is said to be pure if it has a fixed boiling point, that is whole of the liquid distills at a fixed temperature. distills का मतलब होता है boils at a fixed temperature। जब एक ही टेम्परेचर पे पूरा लिक्विड बॉईल होने लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो लिक्विड हमारा प्योर है। बट अगर हमारे बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर या नीचे जा रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट इस सब्सटेंस का, तो फिर वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है, उसमें कोई मिलावट की गई है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आप क्या अप्लाई कर, बॉइलिंग पॉइंट की क्या एप्लीकेशंस है? आप प्योर लिक्विड को मतलब टेस्ट करने के लिए कि भाई सब्सटेंस हमारा प्योर है कि नहीं, आप उसमें उसको चेक कर सकते हो, और किसी प्योर लिक्विड और मिक्सचर में डिफरेंशिएट करने में भी कर सकते हो। जैसे आपको जो सब्सटेंस दिया है वो प्योर है कि नहीं, आपने उसे टेस्ट कर लिया। दूसरी चीज, अगर आपके सामने 2 सब्सटेंसेस है तो कौन सा प्योर है कौन सा मिक्सचर है, आप उसमें डिफरेंशिएट करने में भी बॉइलिंग पॉइंट का यूज कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास आते हैं 2 तरह के चेंजेस जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, इसलिए इनको एक डिफरेंस के फॉर्म में हमने अरेंज किया हुआ है। जैसे फिजिकल चेंज को अगर आप देखें, सो अ फिजिकल चेंज ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है कि अभी कोई चीज सॉलिड थी तो अब लिक्विड हो गई, अब गैसियस हो गई। सॉलिड को मैंने हीट किया तो वो फ्लो करने लगा, अभी तक सॉलिड था तो रिजिडिटी शो कर रहा था, अब वो लिक्विड बन गया है तो फ्लूइडिटी शो कर रहा है। गैस है तो फर्दर वो और ज्यादा फ्लूइड हो जाएगा, है ना। तो वाटर और गैस को तो हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं। ओके, सो इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं। वहीं पे अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। अ केमिकल चेंज ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ओके, अगर पहले आयरन है, आयरन में अगर आप थोड़ी देर के लिए आयरन को पानी में गीला होकर छोड़ दोगे, काफी टाइम तक पड़ा रहेगा, तो वो रस्ट लग जाएगी और अब वो आयरन नहीं रहा, अब वो आयरन ऑक्साइड बन गया है। तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया है उसकी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब अगर आपने आइस से वाटर बनाया, अगर आपने आइस से वाटर बनाया तो जब वो आइस था तब भी उसका फॉर्मूला H2O था, जब वो आइस था तब भी उसका फॉर्मूला H2O था, जब वो वाटर था तब भी उसका फॉर्मूला H2O था। तो मतलब फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया। देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन। यहां पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनी है, यहां पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है। वहीं पे अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो वहां फॉर्मूले में चेंज आ जाता है। ठीक है, आयरन पहले ये था, ठीक है, अब जब उसमें रस्ट लगी तो वो बन गया Fe2O3। ओके, तो बन गया Fe2O3। ये केमिकल चेंज आया। कैसे चेंज आया? पहले वो आयरन था मगर हवा और पानी के प्रेजेंस में वो Fe2O3 डॉट XH2O हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड आपका ये बन गया। ओके, तो केमिकल चेंज आया, केमिकल फॉर्मूला में चेंज आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसमें बनता है, अभी मैंने बताया Fe से Fe2O3.XH2O बनना, ये नया सब्सटेंस बना है। वहां पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, पहले भी H2O था, बाद में भी H2O है। ओके, द नेक्स्ट, फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड आर हेंस इजीली रिवर्सिबल। वो टेम्पररी चेंजेस होते हैं, परमानेंट नहीं होते, आप उसे रिवर्स कर सकते हो। बट जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं ये टेम्पररी नहीं होते, ये परमानेंट होते हैं और आप उन्हें सिंपली ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल है। अगर आपको रिवर्स करना है तो फिर आपको केमिकल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे रिवर्स करने के लिए। ओके, और फिजिकल चेंजेस में स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी आर यूजुअली अब्सॉर्ब्ड और गिवन आउट। थोड़े थोड़े अमाउंट ऑफ, बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कभी रिलीज हो जाएगी, कभी अब्सॉर्ब हो जाएगी, बट
यहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। तो केमिकल चेंजेस जब भी होते हैं हीट एनर्जी का और लाइट एनर्जी का आना जाना होता है। फिजिकल चेंजेस में जनरली नहीं होता, या होता भी है तो बहुत कम अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी का रिलीज या फिर अब्सॉर्ब होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस और साथ ही साथ में पार्ट 1 हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर का कंप्लीट होता है। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स एनटीएससी ओलंपियाड इन सबके वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको 100% फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। यहाँ पे आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, so that together we can improve the quality of education and keep watching Magnet Brains for part 2 of Is Matter Around Us Pure of our series National Science Olympiad Chemistry. Thank you.